तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपका पहला लॉ है वो है कूलम्स लॉ। ऑलराइट, तो लॉ क्या होता है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर हम किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं तो उससे हम बोलते हैं कि इट इज अ लॉ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो कूलाम ने भी चार्जेस को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। दो चार्जेस लिए, आसपास रखा, उन्होंने देखा कभी दूर भाग गए कभी पास आ गए, इस तरह से उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए और अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने अपना लॉ दिया। ऑलराइट, तो ये हमें बताता है दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का हो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका लग रहा है बिटवीन टू चार्जेस, उसका नेचर कैसा होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में कूलम ने बताया है ना। तो ये क्या होता है? इट गिव्स द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इट गिव्स द इंटरेक्शन फोर्स हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी रिपल करेंगे, और नेगेटिव रिपल करेंगे, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो सपोज हम कूलम्स लॉ को समझते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया हमारे पास दो चार्ज थे। एक चार्ज आपका था Q1, दूसरा आपका था Q2। ये एक दूसरे से कुछ दूरी R पे रखे हुए थे, है ना। तो किताबों में अक्सर बता दिया जाता है कि सीधा सीधा फोर्स जो होता है इनके बीच में वो इनके चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक कांस्टेंट आ जाता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और बात को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बताते, जबकि असली कहानी उसके बाद ही शुरू होती है। मैग्नीट्यूड और चार्ज निकाल, मतलब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं, सिंपल है, उस पर कोई क्वेश्चन कभी आता भी नहीं है ना। एक्चुअल चीजें जो होती हैं वो फोर्स का नेचर कैसा होता है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें होती हैं। कॉन्सेप्ट इसका समझना बहुत जरूरी होता है। ऑलराइट, तो हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये जो दोनों चार्जेस होंगे, ऑलराइट, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अभी जैसे मान लो कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो ये वाला Q1 होगा वो Q2 पे फोर्स लगाएगा इधर। ऑलराइट, और जो Q2 होगा वो Q1 पे फोर्स लगाएगा इधर। ऑलराइट, इसको हम बोलेंगे F21। दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F21 क्या है? F21 इज फोर्स ऑफ चार्ज Q1 on Q2। ऑलराइट, फोर्स ऑन चार्ज, सॉरी, Q2 ड्यू टू Q1। ऑलराइट, ये चार्ज 2 के ऊपर फोर्स है ड्यू टू चार्ज Q1, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? F12, विच इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, है ना। फोर्स ऑफ चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ऑलराइट, तो ये देखो दो फोर्सेस हैं, एक Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर विच इज F21, और एक Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 के ऊपर विच इज F12। तो ये दो फोर्स हैं और दोनों अलग अलग पार्टिकल्स पे लग रहे हैं। ठीक है, पहली चीज क्या है, ये दो फोर्सेस हैं और दोनों अलग अलग पार्टिकल्स पे लग रहे हैं। ऑलराइट, सपोज ये चार्ज ऐसे होते हैं, अगर मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है ना, ये Q1 पॉजिटिव होता और आपका Q2 जो है ये नेगेटिव होता, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता, ये इधर हो जाता और ये इधर हो जाता, है ना। ये आपका F12 हो जाता और ये आपका F21 हो जाता। तो F21 का मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऑलराइट, तो ये जो दो फोर्स लग रहे हैं दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। अच्छा, अब देखो एक चीज और होती है कि जो दोनों फोर्स होते हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है ना। यानी कि जो F21 का मैग्नीट्यूड होगा वही आपका F12। अभी फोर्स क्या होता है? फोर्स वेक्टर होता है ना। फोर्स क्या होता है? फोर्स आपका होता है वेक्टर। तो फोर्स 12 ये ऐसे होगा और ये F21 है। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसको मॉड के अंदर लगते हैं, ये आपका क्या है? बराबर है ना। तो दो फोर्सेस जो दोनों अलग अलग पार्टिकल्स पे लग रहे होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है और इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। देखो इसमें भी डायरेक्शन F21 जो है प्लस एक्स डायरेक्शन में है, F12 प्लस एक्स डायरेक्शन में है, F21 माइनस एक्स में है ना। यहाँ पर देखो तो F21 प्लस एक्स में है, F12 माइनस एक्स में है, तो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ऑलराइट, तो दोनों नेगेटिव वेक्टर्स हैं, एक दूसरे के नेगेटिव है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। ऑलराइट, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि कूलम्स लॉ क्या होता है, मतलब कूलम्स लॉ से हमें पता चलता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस क्या होगा। वो अट्रैक्शन होगा अगर दोनों अपोजिट चार्जेस हैं और रिपल्शन होगा अगर दोनों
लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, मतलब एक ही तरह के, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है। ऑलराइट, तो जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्जेस पे लगेगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अच्छा देखो, अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब ये अपने आसपास कुछ ऐसी चीज क्रिएट कर रहा है अपने अराउंड, जिसकी वजह से Q2 पे फोर्स लग रहा है ना। Q1 अपने आसपास कुछ ऐसी चीज क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से Q2 पे फोर्स लग रहा है, ऐसे ही Q2 भी अपने आसपास कुछ ऐसी चीज क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से Q1 पे फोर्स लग रहा है। इसको हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे, है ना, इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक। जैसे अर्थ अपने आसपास कौन सी फील्ड बनाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसे जो चार्जेस होते हैं वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से उनके सराउंडिंग में जो चार्जेस आते हैं उनके ऊपर फोर्स लगता है। ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये Q1 पे फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, और Q2 पे फोर्स लगेगा Q1 की वजह से, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे फोर्सेस जो कि दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हों और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा होगा क्लास 11th में, इन्हें हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, है ना। तो दो अलग अलग बॉडीज पे फोर्स लग रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। या तो एक्शन रिएक्शन पेयर आपने पढ़ा था, एक ब्लॉक रखा होगा अगर किसी सरफेस के ऊपर, तो ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स लगाता है एन, और ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है ना। ये होता था कि नहीं होता था, एन इज इक्वल टू mg, तो ये क्या था आपका एक्शन रिएक्शन पेयर, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा था आपने। तो ये उसी तरह का फोर्स है, दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है और ये आपका क्या बोलते हैं, दोनों एक ही, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इनको हम एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक चीज हो गई। दूसरी बात, इस फोर्स की डायरेक्शन को लेकर अभी तक जैसे तुम्हें क्या बोला कि दो पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो हम बोलते हैं चलो भाई ठीक है, दो चार्जेस पे फोर्स लगेगा, इक्वल फोर्स लगेगा। ठीक है, दोनों पे इक्वल फोर्स लगा, हमने एक पे फोर्स लगा दिया ऐसे, एक पे लगा दिया ऐसे, क्या ये सही है, फोर्स का डायरेक्शन हमने सही लिया है? ये आपका बताओ, सोचो, मतलब क्या हमने सही लिया है भाई? देखो फोर्स दोनों हमने बोला, ठीक है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो दोनों इक्वल भी हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, और देखो डायरेक्शन भी अपोजिट है, ये प्लस वाई में और ये माइनस वाई में है। तो जो दोनों फोर्स हमने लगाया Q1 Q2, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ये आर है अभी भी। तो हमने बोला था कि इनका जो है मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इस पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन प्लस वाई है, इसका माइनस वाई है। ठीक है, और दोनों पे फोर्स इक्वल लग रहा है। क्या ये आपका कूलम्स लॉ मतलब पूरी तरह से डिफाइन हुआ अभी तक? क्योंकि यहाँ पर हमें कंफ्यूजन हो रही है कि अभी ये सही है या गलत है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगली बात क्या होती है कि जो फोर्स लगेगा ये दो पार्टिकल्स के बीच में, दो चार्जेस के बीच में, ये हमेशा होगा अलोंग द लाइन दैट ज्वाइंस द टू चार्जेस। तो लाइन जो ज्वाइन कर रही है इन दोनों चार्जेस को, हमेशा ये फोर्स इनके अलोंग लगेगा, इस लाइन के अलोंग लगेगा, है ना। तो अगर ये Q1 है आपका, ये Q2 है, तो फोर्स जो हमेशा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, वो हमेशा इसी लाइन के अलोंग लगेगा। अट्रैक्शन होगा तो इधर लगेगा, रिपल्शन होगा तो ऐसे से लग जाएगा, लेकिन वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा और किसी डायरेक्शन में लगने वाला नहीं है वो। ठीक है, तो दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ऑलराइट, तो ऐसे जो फोर्सेस होते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर में, जो एक्शन रिएक्शन पेयर सेम लाइन में लगते हैं, उनको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस, है ना। तो इसको हम, इन फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस भी कहते हैं, है ना। बोलो क्लियर है ये चीज? तो द फोर्सेस, ये जो फोर्सेस होते हैं आपके, ये एक्शन रिएक्शन पेयर के दो फोर्सेस हैं जो कि एक सेम लाइन के अलोंग लगते हैं, तो इसीलिए इनको हम सेंट्रल फोर्सेस भी बुलाते हैं। ऑलराइट, तो हमने देख लिया कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स आपका अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। ऑलराइट, और ये दोनों फोर्सेस, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, मतलब यहाँ पर दो पार्टिकल्स और दोनों पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, और ये एक्ट कर रहे हैं अलोंग द लाइन दैट ज्वाइंस द टू चार्जेस। ऑलराइट, इतनी बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो सिंपल है। तो उन्होंने बोला कि जो फोर्स होगा भाई, ये डिपेंड करेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर और उनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर। उन्होंने बोला चार्जेस के मैग्नीट्यूड जितने ज़्यादा होंगे, फोर्स उतना ज़्यादा होगा, यानी कि दोनों के चार्जेस के जो प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो साथ में अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के आपका क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, के की वैल्यू एक्चुअल में होती है, के एक्चुअल में होता है आपका ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑलराइट, ये वैल्यूज याद रखनी है आपको। अच्छा, इसमें देखो 4 पाई तो आपको पता ही है क्या है, जो पाई होता है वही पाई है, 3.14। एप्सिलॉन नॉट नया आइटम आया है, तो इसको हम बता देते हैं क्या है। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऑलराइट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पर फ्री स्पेस का क्या मतलब है? देखो, दो चार्जेस यहाँ पर हमने लिए थे, है ना, एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, इनके बीच में हमने माना था कि फ्री स्पेस है, कुछ है नहीं,
है ना। दोनों चार्जेस जो है वैक्यूम में रखे हुए, इनके बीच में कोई भी स्पेस, मतलब इसके बीच में कुछ भी नहीं है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो चार्जेस रखे और उनके बीच में कोई मीडियम हो, जैसे दो चार्जेस है पानी के अंदर आ गए, है ना, कुछ भी मीडियम आ गया बीच में, एयर है, एयर के बीच में रहे तो बीच में एयर आ गई। वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट जो कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी होगी। अगर बीच में एयर है तो हम लेंगे परमिटिविटी ऑफ एयर। बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया है तो परमिटिविटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, है ना। डाइलेक्ट्रिक्स आप आगे बढ़ेंगे कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में। ये बात क्लियर हुई। तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, जो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर। अगर फ्री स्पेस के बजाय कोई और मीडियम होगा तो वो उस मीडियम की परमिटिविटी यहाँ पर ली जाएगी। ऑलराइट, तो ये आपका होता है एप्सिलॉन नॉट का मतलब, जो कि होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। इफ इट इज द फ्री स्पेस बिटवीन टू चार्जेस देन वी विल टेक एप्सिलॉन नॉट, एंड इफ देयर इज अ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस देन वी विल टेक द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ऑलराइट, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी परमिटिविटी वाला थोड़ा सा अच्छे से और आपको क्लियर करेंगे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। अच्छा, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, यानी कि फ्री स्पेस में परमिटिविटी का जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अक्सर एग्जाम में जो है एप्सिलॉन नॉट की आपको डायमेंशन निकालने को ही बोल देता है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। नीट वगैरह में, जेई में तो नहीं पूछते हैं, नीट में कभी कभी पूछ लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट है, बहुत सारी आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी आपको डायमेंशन पूछ लिया तो डायरेक्ट आपको याद है तो बेहतर है, वरना कैलकुलेट करना आपने 11th में सीखा ही होगा। जैसे आपको एप्सिलॉन नॉट का निकालना है तो ऊपर क्या है, कूलम। कूलम क्या होता है, चार्ज, है ना, IT, यानी कि एम्पियर, और टाइम ये हो रहा है यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा A²T², नीचे आपका न्यूटन है mL/T⁻², और ये L²। तो क्या आ जाएगा बोलो आपका, M इनवर्स L/3 T⁻4 A²। ऑलराइट, ये आपका हो गया डायमेंशन किसका, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछते हैं, नीट वीट में भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्या है, जो फोर्स था दो पार्टिकल्स के बीच में वो कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ऑलराइट, ये फोर्स हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी कि इतना ही फोर्स 1 2 पे लगा रहा है और इतना ही फोर्स 2 1 पे लगा रहा है। ऑलराइट, तो ये आपका होता है फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है। अच्छा, अब इस फोर्स के बारे में कुछ एक आध बातें और कर लेते हैं। ये जो फोर्स है आपका, ये कैसा होता है, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ये दो ऐसा होता है, अगर कोई फोर्स है और वो वर्क कर रहा है, जब फोर्स लगेगा तो वर्क होगा, ठीक है। तो अगर वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसा फोर्स जिसमें जिसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, उन्हें हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो फोर्स हो रहा होता है, जो वर्क हो रहा होता है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। और अगर वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे आपका जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो नॉन कंजर्वेटिव है, और जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है या ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ऑलराइट, तो जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है जिसमें वर्क डन, उसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ऑलराइट, अच्छा, एक चीज और, ये जो दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, ये कोई तीसरा पार्टिकल सपोज हम इनके आसपास ले आए, है ना, तो उससे उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज जैसे ऐसे मान लो तुम कि ये हमारे पास एक Q1 था, यहाँ थोड़ी दूरी पर एक Q2 था, है ना, इनके बीच में डिस्टेंस हमने मान लिया A था, ठीक है। इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है बोलो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई A²। हम क्या किए, यहाँ पर एक तीसरा चार्ज ला करके रख दिए Q3, ठीक है। वो मान लिया हमने, यहाँ से है B डिस्टेंस पर और यहाँ से है C डिस्टेंस पर। अभी भी जो फोर्स 1 और 2 के बीच में लग रहा है वो कितना है, K Q1 Q2 अपॉन A²। इसके आने से इस फोर्स में कोई चेंज नहीं आया। वो अलग बात है कि इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगने लगा, जो 1 और 3 के बीच में फोर्स कितना लगने लगा बोलो, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई B²। इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगने लगा, F 2 3 के बीच में K Q2 Q3 अपॉन B²। ऑलराइट, तो ये फोर्स इसके ऊपर लगने लगा, इन दोनों के बीच में लगने लगा, इन दोनों के बीच में लगने लगा, लेकिन इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था F12 उसमें कोई चेंज नहीं आया। एक चार्ज और आ जाएगा तो ठीक है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगने लगेगा, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगने लगेगा, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगने लगेगा, लेकिन उससे जो इनके बीच में ऑलरेडी फोर्स लग रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब जो फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज अराउंड इट, ठीक है। तो एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपकी कुल बातें हैं आपके कूलम्स लॉ के बारे में, जो कि आपको बहुत अच्छे से आई होप क्लियर हो गई हैं, और इसके नोट्स जो है आपके पास ये हैं,
यहाँ से आप इसको छाप सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइव कर देते हैं आपके लिए। कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। ठीक है, ये जो फोर्स होगा F12 और F21, ये क्या है? दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, है ना। F21 क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ऑलराइट, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। देखो वेक्टर फॉर्म में इनको ऐसे लिखेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ऑलराइट, अच्छा, ये फोर्स क्या होता है? एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज इन सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका फोर्स है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। किधर ज्वाइन करेगा? वही जो हमने बताया था आपको कि ये ऊपर नीचे, ऐसा नहीं कि ये कपल बना करके आपस में उस मूवमेंट क्रिएट कर दे, उसके अंदर टॉर्क वगैरह नहीं लगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना। ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस लगेगा, और किसी डायरेक्शन में ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको सेंट्रल फोर्सेस भी बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हमें कहाँ से मिलता है? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ऑलराइट, यहाँ पर फिर सारी बातें हो गई। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, बड़ा बड़ा लिखा है इसीलिए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे। यहाँ पर शायद मैंने गलत लिख दिया है, L का पावर -3 होगा यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये हो गया डायमेंशन आपका। उसके बाद क्या है आपका? इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? जब वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, देन इट इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स। ऑलराइट, और जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अगर उसके आसपास 4-5 चार्ज हम और ले आए, तो पहले जो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऑलराइट, ये आपका था पूरा का पूरा कूलम्स लॉ, जो कि आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके आगे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ।